Hello friends, and I welcome you all in this video tutorial in which we are going to discuss a numerical problem on finding average waiting time using first come first serve process scheduling algorithm. So इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है जहाँ पे आपको एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना हो और यूज करना हो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है उसका। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये पहले उसको समझते हैं। इन द फॉलोइंग शेड्यूल देयर आर 5 प्रोसेसेस विद प्रोसेस आईडी P0 P1 P2 P3 P4। तो ये प्रोसेसेस की आईडी आपको गिवन होगी एंड प्रोसेसेस एंड देयर रिस्पेक्टिव अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। सो उनका अराइवल टाइम हर एक प्रोसेस का, जैसे P0 जो प्रोसेस है उसका अराइवल टाइम 0 है यानी वो 0 सेकंड पे पहुंचा है, एंड P1 जो है वो 1 सेकंड बाद आया है, एंड P2 2 सेकंड्स पे आया है, P3 3 सेकंड्स पे आया, बट P4 जो है वो 6 सेकंड बाद आया है जब से इन लोगों को प्रोसेस लोकेट करना शुरू किया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। और बर्स्ट टाइम का मतलब है इस प्रोसेस को सीपीयू का कितना टाइम चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ये टाइम जो है वो हम लोग मिली सेकेंड्स में लेते हैं तो प्रोसेस P0 को 2 मिली सेकेंड चाहिए सीपीयू के जो है उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, P0 को कंप्लीट होने के लिए। P1 को 6 मिली सेकेंड्स चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग पूरी कैलकुलेशन मिली सेकेंड्स में लेते हैं तो ये मिली सेकेंड या नैनो सेकेंड में हो सकता है जो टाइमिंग आपको दी होती है। तो आइए सबसे पहले तो समझते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या चीज कैलकुलेट करनी है। आपको फाइंड करना है एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक और कॉलम यहाँ पे बना लेना है जो होगा वेटिंग टाइम का। ठीक है, वो कॉलम होगा वेटिंग टाइम का। तो हम लोग एक कॉलम यहाँ पे ऐड करेंगे वेटिंग टाइम, और हर एक प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ा यानी हर एक प्रोसेस का अलग अलग वेटिंग टाइम भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो अलग अलग जो प्रोसेसेस हैं, जैसे यहाँ पे टोटल 5 प्रोसेसेस हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं कि उनका वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट हो पाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक कॉलम के लिए हम लोगों ने जो है स्ट्रक्चर बना दिया। नेक्स्ट अब हर एक प्रोसेस का, जैसे कि P0 का, P1 का, P2 का, P3 का, P4 का वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे। और एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकलेगा, उन सारे प्रोसेसेस के वेटिंग टाइम को ऐड कर दिया जाएगा और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस। जैसे यहाँ पे P0 टू P4 टोटल 5 प्रोसेसेस है, तो जो भी टोटल वेटिंग टाइम होगा उसको डिवाइड कर देंगे 5 से। अब यह है कि हर एक प्रोसेस का वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग गैंट चार्ट की हेल्प लेंगे। गैंट चार्ट क्या होता है कि एक प्रोसेस को कब यहाँ पे सीपीयू जैसे अलोकेट किया गया तो उसकी टाइमिंग क्या रही है, मतलब किस टाइम शेड्यूल में जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, कब उसको सीपीयू अलोकेट हुआ है। इस पूरे को अगर हम लोग डायग्राम से रिप्रेजेंट करें यहाँ पे, तो उसके लिए जो डायग्राम हम लोग यूज कर सकते हैं वो गैंट चार्ट का है। जैसे अगर हम लोग देखें कि P0 अराइव कब हुआ, 0 पे। ठीक है, तो उस वक्त और कोई प्रोसेस था, कोई प्रोसेस ही नहीं था, तो हम लोग यूज कौन सा एल्गोरिदम कर रहे हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि जो प्रोसेस पहले अराइव होगा उसको ही आप सीपीयू अलोकेट करेंगे पहले, उसके बाद जो प्रोसेस अलोकेट हुआ उसको उसकी पहले प्रोसेस के बाद फिर सीपीयू अलोकेट किया जाएगा। इसी तरह से जो उनका अराइवल का सीक्वेंस है, इन द सेम सीक्वेंस वी आर गोइंग टू अलोकेट सीपीयू टू द प्रोसेस। सो सबसे पहले अराइवल टाइम किसका है, अगर अराइवल टाइम के हिसाब से देखें तो ये 0th सेकंड पे अवेलेबल था, यानी सबसे पहले P0 अवेलेबल था। तो हम लोग क्या करते हैं, 0 से लेके अब उसको कितना टाइम चाहिए था, बर्स्ट टाइम, तो बर्स्ट टाइम इसका 2 सेकंड का है। तो अब इस पूरे 2 सेकंड के लिए या 2 मिली सेकंड के लिए कह लीजिए, 0 टू 2 जो है ये P0 को अलोकेट रहा है सीपीयू। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग जो है गैंट चार्ट की हेल्प से ऐसा कर सकते हैं कि P0 टू P0 को 0 टू 2 सेकेंड्स तक जो है वो सीपीयू अलोकेटेड रहा है। इस चीज को हम लोग दिखाते हैं। तो ये इस तरह का डायग्राम कुछ हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं कि 0 से लेके 2 तक, आप देखिए 0 से लेके 2 तक P0 जो है इस ब्लॉक में रखा गया, यानी कि P0 को सीपीयू अलोकेट किया गया था 0 मिली सेकेंड से लेके 2 मिली सेकेंड तक। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। अब जब ये 2 मिली सेकेंड बाद सीपीयू फ्री हो चुका होगा, क्यों, क्योंकि P0 कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि P0 का बर्स्ट टाइम ही 2 मिली सेकेंड है। तो इस बेस पे अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पे आप क्या करेंगे, जो अगला प्रोसेस है क्यू में, जैसे कि P1 है, वो कब पहुंचा था,
1 सेकंड बाद। अभी कितना हो रहा है, 2 मिली सेकंड हो चुका है, वो 1 मिली सेकंड बाद पहुंचा था, ठीक है, इसके अराइवल टाइम के साथ। तो 2 मिली सेकंड बाद जब प्रोसेस फ्री हुआ है, तब आप देखिए कौन कौन से प्रोसेस होंगे। तो अराइवल टाइम के हिसाब से देखिए, P1 पहुंचा 1 मिली सेकंड बाद, P2 पहुंचा 2 मिली सेकंड बाद। तो 2 मिली सेकंड बाद जब ये प्रोसेसर जो है P0 से फ्री हो चुका होगा, तो दोनों ही प्रोसेस P1 और P2 अवेलेबल होंगे। लेकिन हम लोगों को क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व फॉलो करना है, यानी जो पहले आया है उसको पहले देना है। तो अगर P1 P2 में पहले कौन आया है, तो P1 आया, क्योंकि वो 1 मिली सेकंड पे ही आ गया था, P2 2 मिली सेकंड पे आया था। तो आप सबसे पहले यहाँ पे P1 को अलोकेट कर देंगे CPU, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि P1 को अलोकेट करते हैं, यानी 2 मिली सेकंड के बाद जो है आगे जो भी उसका बर्स्ट टाइम है, जैसे P1 का 6 मिली सेकंड बर्स्ट टाइम है, तो 2 टू नेक्स्ट 6 मिली सेकंड, यानी 2 टू 8 तक, 2 टू 8 जो है वो P1 को अलोकेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अपने गैंट चार्ट में ऐड करते हैं इस पॉइंट को, और उसको दिखाने के लिए एक आप अपने डायग्राम में इस तरह का एडिशन कर सकते हैं। और वो ऐसा हो जाएगा कि P1 से लेके, ठीक है, P1 जो है वो 2 से लेके 8 मिली सेकेंड तक जो है P1 को अलोकेट कर दिया जाएगा CPU। ओके, सो आई होप कि आपको इस डायग्राम में समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से मेंशन कर देना है, 2 टू 8 जो है वो P1 को अलोकेटेड है। हम लोग चलते हैं कि अब आगे जब 8 मिली सेकेंड बाद P1 कंप्लीट हो चुका होगा, तो कौन कौन से प्रोसेसेस होंगे। तो अगर प्रोसेसेस का अराइवल टाइम देखा जाए तो 2, 3 एंड 6 है, यानी 6 मिली सेकेंड्स बाद तो सारे प्रोसेसेस अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन P0 P1 कंप्लीट हो चुके हैं, तो अराइवल टाइम के हिसाब से नेक्स्ट जाएगा P2, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, P2 को अलोकेट करेंगे और नेक्स्ट 4 मिली सेकेंड के लिए करेंगे, क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम जो है वो 4 मिली सेकेंड है। तो अब हम लोग अगले 4 मिली सेकेंड्स, यानी 8 टू 12 जो है वो टाइम स्लॉट जो है वो CPU अलोकेट कर दिया जाए उतने टाइम स्लॉट के लिए, किसको, P2 को। तो उसको हम लोग अपने गैंट चार्ट के डायग्राम में ऐड करते हैं, और उसके लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि कुछ इस तरह से इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो 8 टू 12 P2 को अलोकेट कर दिया गया है CPU। नेक्स्ट जब ये 12 सेकेंड बाद जो है P2 भी कंप्लीट हो चुका होगा, देन अराइवल टाइम के हिसाब से जो FCFS में सीक्वेंस चलेगा वो P3 का आएगा, और उसको अगले 9 सेकेंड के लिए हम लोग अलोकेट करेंगे CPU। तो आइए P3 को CPU अलोकेट कर देते हैं, कब के लिए, अगले 9 मिली सेकेंड्स के लिए। तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 9 यानी 12 टू 21। ओके, सो ये P3 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगले 12 सेकेंड्स के लिए आपको P4 को अलोकेट करना है, क्योंकि अब सिर्फ P4 ही बाकी रह गया है। तो आप क्या करेंगे कि अगले 12 सेकेंड्स के लिए, यानी 21 टू 33, क्योंकि 21 में अगर आप 12 जोड़ें, ठीक है, तो 33। तो इस तरह से आपका पूरा गैंट चार्ट बन जाएगा, जिसमें पता चल रहा होगा कि P0 को कब CPU अलोकेट किया, कब कंप्लीट हुआ, P1 को कब CPU अलोकेट हुआ, कब कंप्लीट हुआ। तो जैसे P0 के लिए अगर बात करें तो 0 पे ही मिल गया था, 2 मिली सेकेंड बाद कंप्लीट हो गया। P1 जो है उसको 2 मिली सेकेंड बाद मिला, और वो 2 मिली सेकेंड पे मिला था, और 8 मिली सेकेंड पे वो कंप्लीट हो गया था। इस तरह P2 को 8 टू 12 CPU एलोकेट किया गया, P3 को 12 टू 21, और P4 को 21 टू 33, इस तरह से एलोकेट किया गया। तो इस गैंट चार्ट के बेस पे अब हम लोगों को क्या करना है, तो इस गैंट चार्ट के बेस पे, इस गैंट चार्ट में अभी हम लोगों ने यह है कि इसके सेगमेंट्स जो है अलग अलग यहाँ पे रखे, तो थोड़ा सा ब्रेक लग रहा है जो हर एक प्रोसेस के बाद, वो यहाँ पे नहीं आएगा। आप अगर कंप्लीट डायग्राम पूरे गैंट चार्ट का देखें तो कुछ इस तरह का दिखेगा आपको, ठीक है। सो आई होप इससे बेटर आपको क्लियर हो गया होगा कि P0 0 टू 2 तक है, P1 2 टू 8 तक है, P2 8 टू 12 तक है, P3 12 टू 21 तक है, P4 21 टू 33 तक है। ये हम लोगों का गैंट चार्ट तैयार हो गया इन प्रोसेसेस के लिए। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे यूज करके इस गैंट चार्ट का। तो उसके लिए क्या करते हैं, P0 को देखिए, अराइवल टाइम 0 था, 0 पे ही इसको CPU मिल गया और पूरा बर्स्ट टाइम इसका यहाँ कंप्लीट हो गया। तो क्या इसको कुछ भी वेट करना पड़ा, तो वेटिंग टाइम P0 का जो था
ठीक है। जो पहले प्रोसेस का था वो वेटिंग टाइम कुछ भी नहीं था, 0 था, यानी उसको कुछ भी वेट नहीं करना पड़ा है। ओके, सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि P0 का जो वेटिंग टाइम है उसको हम लोग लिख देंगे कि ये 0 है। ओके, सो P0 के वेटिंग टाइम के लिए हम लोग 0 लिख देते हैं। दूसरा पॉइंट है कि P1 को देखिए, P1 कब अराइव हुआ, अराइवल टाइम इसका क्या है 1, और कब इसको सीपीयू मिला 2 पे, फिर आगे पूरा कंप्लीट हो गया, चलिए आगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 पे अराइव हुआ था और सीपीयू इसको 2 मिलीसेकंड बाद मिला, तो 1 मिलीसेकंड से 2 मिलीसेकंड तक, यानी कि टोटल 1 मिलीसेकंड तक इसका वेटिंग टाइम रहा होगा। तो हम लोग P1 के लिए क्या करते हैं कि इसका वेटिंग टाइम दिखाते हैं यहाँ पे। ओके, तो P1 के लिए वेटिंग टाइम हम लोग 1 रख देते हैं। चलिए, सो P1 का वेटिंग टाइम 1 हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग P2 के लिए देखते हैं। देखिए P2 8 to 12 उसको CPU एलोकेट किया गया था, लेकिन P2 अराइव कब हुआ था, 2 मिलीसेकंड पे ही हो गया था, और CPU कब मिला 8 मिलीसेकंड पे, ये गैंट चार्ट से क्लियर है। सो 2 मिलीसेकंड से 8 मिलीसेकंड, यानी टोटल 8 - 2 6 मिलीसेकंड इट विल बी वेटिंग फॉर CPU। सो आप क्या करेंगे कि P2 का जो वेटिंग टाइम है उसको हम लोग यहाँ पे 6 रख देंगे। ओके, सो ये इसको 6 कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं P3 के लिए, देखिए सो P3 अराइव कब हुआ था 3 पे, 3 मिलीसेकंड बाद। सीपीयू कब मिला 12 मिलीसेकंड बाद, तो 12 - 3 9 हो गया इसका वेटिंग टाइम। ओके, सो 9 वेटिंग टाइम रख देते हैं हम लोग फॉर P3। सो 9 है वेटिंग टाइम P3 का। नेक्स्ट वी विल गो फॉर P4। P4 का अराइवल टाइम क्या है 6 मिलीसेकंड। सीपीयू कब मिला 21 पे। ओके, सो 6 to 21 इट मींस 21 - 6 टोटल 15, 21 - 6 टोटल 17। ओके, सो 21 पे मिला है एंड 6, तो 21 - 6 कितना हो जाएगा 15। सो फॉर 15 सेकेंड्स इट विल बी वेटिंग। ओके, सो यहाँ पे हम लोग इसको 15 कर देते हैं। ठीक है, सो इट विल बी 15। तो अब हम लोगों के पास सारे प्रोसेसेस का वेटिंग टाइम आ गया है। अब हम लोग टोटल वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल वेटिंग टाइम अगर आप कैलकुलेट करें यहाँ पे, ठीक है, तो आप इन सारी वैल्यूज को जोड़ दें, अलग अलग प्रोसेस का जो वेटिंग टाइम है, तो यहाँ से टोटल वेटिंग टाइम आ जाएगा। तो टोटल वेटिंग टाइम क्या होगा 0 + 1 + 6 + 9 + 15, 31। सो टोटल इसको अगर ऐड करें 15 + 9 + 6 + 1, तो इट विल बी 31। सो आप क्या करेंगे यहाँ पे टोटल वेटिंग टाइम तो 31 ले लेंगे हम लोग। सो 31 लिख देते हैं इसको। ठीक है, ये कैसे आया है, इन सारे प्रोसेसेस का जो वेटिंग टाइम है उसको ऐड किया गया है। खैर, हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना था एवरेज वेटिंग टाइम। सो व्हाट वी विल डू फॉर एवरेज वेटिंग टाइम, कि एवरेज वेटिंग टाइम अगर हम लोग AWT से लिखते हैं, ठीक है, सो AWT क्या होगा, टोटल वेटिंग टाइम जो कि 31 है, ठीक है, उसको डिवाइड कर दीजिए टोटल जितने प्रोसेसेस हैं, 5 है यहाँ पे प्रोसेस। ओके, सो 31/5 इट मींस 6.2 यूनिट ऑफ टाइम, लाइक मिली सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स, जिसमें भी ये टाइम स्लॉट्स दिए हुए। सो 6.2 जो है यही आपका टोटल जो एवरेज वेटिंग टाइम है, सॉरी एवरेज वेटिंग टाइम, वो कैलकुलेट होके आ जाएगा यूजिंग FCFS। ओके, सो ये एक सिंपल सी प्रॉब्लम थी आपको, जो FCFS पे बेस्ड थी, कैलकुलेटिंग एवरेज वेटिंग टाइम ओके इन प्रोसेस शेड्यूलिंग। ओके, सो दैट्स इट फॉर this video tutorial. Thank you very much.